अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद। सभी नए व्यूअर्स से अनुरोध है कि वे कृपया जयपुर डायलॉग्स को सब्सक्राइब करें और जो पुराने व्यूअर्स हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों को, अपने जान पहचान वालों को भी जयपुर डायलॉग्स का कंटेंट रेकमेंड करें और सब्सक्राइब करावें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। चुनाव का मौसम है, चुनाव अब पूरी गर्मी पर आ गए हैं। 2 फेज़ ख़त्म होने के बाद लगभग 10-11 दिन का ब्रेक था, वो भी अब लगभग पूरा होने वाला है। लेकिन 5वें राउंड की इस समय नॉमिनेशन चल रहे हैं जो कि कल समाप्त हो जाएंगे। 5वें राउंड में अमेठी आता है, रायबरेली आता है और इस समय जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दिन के 3:30 बज चुके हैं और अभी तक अमेठी और रायबरेली पर राहुल गांधी का कोई समाचार नहीं आया है। क्या राहुल गांधी वाकई डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, हताश हैं, निराश हैं? मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए क्योंकि जब व्यक्ति जो है ना, जब एक दिखावे का एक अग्रेशन दिखाता है, दिखावे की एक आक्रामकता दिखाता है, तो उसके पीछे कहीं कोई बहुत बड़ा डर छुपा होता है। और आप आरंभ से देख रहे हैं कि जो राहुल गांधी की जो कैंपेन है, जिसमें वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, उनकी भाषण कला उनको नहीं आती है। उनका किसी भी प्रकार का आप देखेंगे कि वो जब वक्ता के रूप में बोलते हैं तो किसी प्रकार का मॉड्यूलेशन नहीं होता है। वो एक ही चिल्लाहट भरी आवाज़ में, वो बड़ी इरिटेटिंग होती है, उसमें वो बोलते रहते हैं। पहले उन्होंने पूरा का पूरा जो नैरेटिव था वो आरक्षण के आसपास केंद्रित कर दिया, जाति जनगणना के आसपास केंद्रित कर दिया। उनका विचार था कि वो इस नैरेटिव से पूरे समाज में या पूरा जो पिछड़ा हुआ समाज है या दलित समाज है उसमें किसी प्रकार की क्रांति ले आएंगे। ये भूल गए कि सबको राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का इतिहास पता है और विशेषकर जो पिछड़ा वर्ग है वो अच्छी तरह से जानता है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ कभी नहीं रही। जब नेहरू जी का स्वर्णिम काल था उस समय भी कांग्रेस पार्टी का जो फॉर्मूला था वो ब्राह्मण मुस्लिम दलित हुआ करता था, पिछड़ा वर्ग उनकी स्कीम में था ही नहीं। इसी के विरुद्ध राम मनोहर लोहिया आंदोलनरत थे। लेकिन ये जो 2 फेज़ हुए उसमें ये फॉर्मूला ऐसा लगा कि उनके हाथ से छूट रहा है या वो काम नहीं कर रहा है, तो अचानक वो इंपोर्ट करते हैं। किसको? ध्रुव राठी को। अब भाई ध्रुव राठी को उनके बॉट्स के साथ आप इंपोर्ट करते हैं। ध्रुव राठी का पूरा इकोसिस्टम है जो सोरोस से संचालित होता है। पहले आम आदमी पार्टी के लिए काम किया करता था, आजकल कांग्रेस ने उसको कोऑप्ट कर लिया है। क्योंकि वही वाली बात है कि ये जो पूरी जो हताशा है ना विपक्ष की, वो इस प्रकार के जो उनके कार्यकलाप हैं उससे साफ दिखती है। साफ दिख रहा है कि ये जो है एक हारे का हरिनाम है। हमारे यहाँ कहते थे हारे को हरिनाम। अब इनके लिए जो है वो हारे को झूठे का सहारा, ये वाली बात है कि हम झूठ बोल बोल कर सारे काम कर लेंगे। वो हो नहीं रहा है क्योंकि मोदी की पकड़ जो जड़ तक है, जो मोदी का कम्युनिकेशन है, मोदी का पर्सनल कम्युनिकेशन है। वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का कम्युनिकेशन भी उसके बराबर है, नहीं, वो मोदी का पर्सनल कम्युनिकेशन है। इसके लिए बीजेपी को भी थोड़ा विचार करना चाहिए कि उनका जो सोशल मीडिया है वो कम से कम इन स्टेप रहे, वो बराबरी के साथ स्टेप इन स्टेप जो है कदम दर कदम चलता रहे मोदी के साथ में। लेकिन नहीं, वो रिएक्ट ही करता है। नैरेटिव जो है वो सदैव यहाँ पर आपको मोदी जी सेट करते दिखाई देंगे और या फिर विपक्ष जो है वो सेट करता दिखाई देगा। आरक्षण वाला तो पूरा का पूरा जब मोदी ने ले लिया मुस्लिम आरक्षण वाला मसला, तो वो तो हो गया फुस। अब जो चुनौती आज बताएं आपको कि आज मोदी ने चुनौती दी स्पष्ट। उन्होंने कहा कि भाई लिख के दो, यदि हिम्मत है मेरे से बात करो, मेरे से डिबेट करो, ये बताओ, लिख के दो कि मुस्लिम आरक्षण जो है वो तुम ओबीसी का काट के नहीं दोगे, ये लिख के दो।
या गरीबों के लिए जो आरक्षण है उसमें से नहीं दोगे, ये लिख के दो। निश्चित रूप से आप बिल्कुल निशा खातिर रहें, आश्वस्त रहें कि किसी भी प्रकार कांग्रेस पार्टी ये लिख के नहीं देने वाली है। और उसका जो सबसे बेहतर बैरोमीटर, थर्मामीटर, कोई भी आप मीटर मान लें उसको, वो मीटर जो है वो इसमें दिखाई पड़ रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली जाने से कितने डरे हुए हैं। यहाँ तक कि ये खबरें भी प्लांट कर दी गई कांग्रेस के आईटी सेल के द्वारा कि राहुल गांधी ने कह दिया है कि यदि वो अमेठी जीत भी गए तो वो वायनाड नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये दिखाता है कि कितना डर है, उनको पता है कि वो अमेठी हारेंगे, और अमेठी हारेंगे तो इसलिए पहले से एक बना लिया गया, एक एक्सक्यूज़ बना ली गई। दूसरा, उधर जो ध्रुवराठी वाला मामला आ रहा है, वो क्या कर रहा है, वो मोदी को फासिस्ट और हिटलर बनाने पर लगा हुआ। अब देखो, जब मोदी फासिस्ट हिटलर जो होता तो लोगों को 10 साल में पता चल गया होता ना। आपको पता है ना कि हिटलर तो चुनाव जीतने के कुछ ही महीनों में उसने सारी सत्ता अपने पास केंद्रित कर ली थी। और उसका समर्थन किसने किया था पता है ना आपको? उस समय की जो वहाँ की कैथोलिक पार्टी हुआ करती थी, जो आजकल क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी कहलाती है, जो लिबरल्स का एक समूह है, उन लिबरल्स वालों ने हिटलर का समर्थन करके उसको पूर्ण सत्ता प्राप्त करने में सहयोग दिया था। वही लोग जो है जब बाद में जर्मनी की वापस सत्ता बनी तो वही उसके जो उस समय कोनराड एडेनायर जो उस कैथोलिक पार्टी के जो प्रमुख थे, वही वहाँ पर चांसलर बने। और चांसलर बनने के बाद उन्होंने जितने भी नाज़ी थे, जितने भी मर्डरर्स थे, जितने भी बचे थे, जो थोड़े बहुत बच गए थे, थोड़े बहुत नहीं बहुत अधिक बच गए थे, जो थोड़े बहुत फंस गए थे न्यूरम्बर्ग ट्रायल में, उनके अलावा जितने भी थे उनको सबको रिहेबिलिटेट किया, न केवल उन्होंने, उनके बाद आने वाले, चाहे वो हेलमट श्मिट हों या लास्ट तक अभी आपके इवन एंजेला मर्केल हों, कहीं तक जो भाई जितने भी, क्योंकि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी ही वहाँ पर चांसलर बनाती रही है तब तक। उस समय आपके कैथोलिक चर्च ने, यहाँ माइनॉरिटीज़ करते हैं ना, माइनॉरिटीज़ खतरे में है, तो कैथोलिक चर्च ने और ये यहाँ का जो आपका जेरूसलम का जो ग्रैंड मुफ्ती था हज अमीन अल हुसैनी, इन्होंने हिटलर के साथ में बैठ के पूरा का पूरा जूस का जो होलोकॉस्ट था वो प्लान किया था, उसकी उन्होंने संरचना की थी। तो भाइयों, ये जो तथाकथित लिबरल जो बैठ के यहाँ पर देते रहते हैं ना भाषण, यही लिबरल उसके पीछे थे। और इस समय जो है ये सोरोस भी अपने आप को लिबरल बनता है। ये सोरोस का पूरा जो गैंग बैठा हुआ है इसमें जर्मनी में कौन कौन बैठे हुए हैं जर्मनी में? इसका एक जो आपका हर्षमंदर है वो भी जर्मनी बैठा हुआ है, ध्रुव राठी भी जर्मनी से ही ऑपरेट करता है, और आपका जो एक और है वो आदिल, वो भी जर्मनी में बैठा हुआ है। तो सारे के सारे जो है वो यहाँ बैठ के जर्मनी में प्लान कर रहे हैं। और जर्मनी में चूँकि बैठे हुए हैं इसलिए उनको हिटलर दिखाई पड़ता है, उन्होंने मोदी में फैसिस्ट दिखाई पड़ता है। लेकिन उसी फैसिस्ट के रहते हुए भी हमारे ध्रुव राठी जी जो हैं वो भारत वापस आके और यहाँ से पूरा विश्वभ्रमण करते हैं और सेफ रहते हैं। एक और इसी हताशा में एक और जो है वो कार्यक्रम चलाया गया है। वो चूँकि प्रज्वल रेवन्ना का मामला आ गया तो वो प्रज्वल रेवन्ना का मामला चालू किया गया। इन्हीं ध्रुव राठी एंड गैंग, राहुल गांधी जो हैं वो बोल रहे हैं कि ये मास रेप है। संदेश खाली में राहुल गांधी का बोल नहीं फूटा, ममता बनर्जी ने गालियां भी दी तब भी नहीं फूटा बोल। और इधर अधीर बनर्जी जो हैं, अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो कह रहे हैं कि ममता को वोट मत देना, भले बीजेपी को वोट दे देना। और कांग्रेस कह रही है उनकी पर्सनल व्यू है। अरे भाई, अधीर रंजन चौधरी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, लोकसभा में आपके नेता हैं, उनकी कही हुई बात जो है ये ऐसी वैसी बात कैसे हो सकती है? आप ज़रा सोचिए। तो हताशा की स्थिति जो है वो चरम पर पहुंच चुकी है। इसी में ये आपका जो है वो सेक्स स्कैंडल में मोदी को साथ में लाने की
प्लानिंग हो रही है। इसका एक असर तो हुआ, और वो असर जो है वो केवल बृजभूषण शरण सिंह पे हुआ और किसी पे नहीं हुआ। क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के जो चार्जेस हैं, यद्यपि मैं मानता हूँ कि शुरू से बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो मेडअप हैं, वो फेक हैं और उनमें कोई दम नहीं है। उस समय भी हमने बहुत सारे वीडियोस के ऊपर किए थे और ये बता दिया था कि बृजभूषण सिंह के पास में परफेक्ट एलिबाई है और पूरा का पूरा जो कार्यक्रम किया गया था वो कुश्ती संघ पर कब्जे को लेकर किया गया था, और जो जाट लॉबी थी हरियाणा की वो कब्जा करना चाहती थी कुश्ती संघ पर, उसमें भी वो असफल रही। अंततः WFI जो है वो संजय सिंह, जो कि विश्वस्त हैं बृजभूषण शरण सिंह के, उनके पास ही गई। अब भाजपा ने भी तय कर लिया है कि भाई ठीक है, बृजभूषण शरण सिंह को नहीं बनाते, उनके बेटे को बनाते, करण भूषण सिंह। तो करण भूषण सिंह की उम्मीदवारी कैसरगंज से तय हो गई है, और इनके पास जो एक अस्त्र, और ये अमोघ अस्त्र निकाल रहे थे, ये अगर प्रज्वल रवन्ना वाला किस्सा ना हुआ होता तो संभवतः बृजभूषण शरण सिंह स्वयं को टिकट मिल जाता, लेकिन ये प्रज्वल रवन्ना वाले केस का खाली अकेला ये फॉल आउट हुआ कि बृजभूषण शरण सिंह को टिकट ना मिलकर उनके बेटे को टिकट मिल रहा है। ये इन्होंने अचीव किया। हालांकि पहला 2 फेज़ जो इनके लिए सबसे अधिक पोटेंशियल था, उसमें तो ये हो गए साफ। जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं तो 16 में से 1 सीट से ज़्यादा इनको मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। यद्यपि ये जो तीसरा फेज़ है उत्तर प्रदेश में, कम से कम उसमें इनको थोड़ी सी आशा ये है कि 3 सीटें इनके पास हैं पोटेंशियल, संभल, मैनपुरी और फिरोज़ाबाद। ये 3 इनके पास पोटेंशियल सीट्स हैं जहाँ से ये निकाल सकते हैं। इसके बाद तो फिर पूरा का पूरा जो है वो आजमगढ़ छोड़ के पूरा मामला जो है वो पूरी तरह से सफाचट हो जाएगा, और अंत में ये 5-6 सीट पे ही रह जाएंगे, यही दिख रहा है। इसीलिए आप इनको इतना हताश और निराश देख रहे हैं। तीसरे फेज़ में गुजरात भी आने वाला है। गुजरात में 26 की 26 सीटें फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही हैं। किसी को इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। मध्य प्रदेश हो चाहे आप और कहीं हो, कहीं पर भी कम से कम कांग्रेस पार्टी को तो कोई किसी प्रकार की आशा दिख नहीं रही है। पश्चिम बंगाल में जो अगला फेज़ है उसमें जो सीटें जा रही हैं, मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण और मुर्शिदाबाद और जंगीपुर, यहाँ पे इनके पास 1 सीट थी, उसमें भी इनको बड़ी समस्या है। अगले राउंड में बरहामपुर आएगी अधीर रंजन वाली, वो भी पता नहीं जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। वहाँ पर जो है यूसुफ पठान को खड़ा कर दिया है ममता बनर्जी ने। इसलिए जो राहुल गांधी की जो खीज है, जो हताशा है, जो उनका इरिटेशन है, जो उनकी झुंझलाहट है, वो आपको उनके भाषणों में साफ दिख रही है, और अखिलेश बाबू की भी दिख रही है साफ साफ। अखिलेश बाबू की तो स्थिति ये है कि उनको उनके मुस्लिम प्रत्याशियों ने कैंपेन करने तक के लिए नहीं बुलाया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसी से आप समझ जाइए कि समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है। समाजवादी पार्टी उसको कहते हैं, नमाजवादी पार्टी ही वो रहेगी। मैनपुरी कन्नौज बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।